नमस्कार दोस्तों। कल आप लोगों की इच्छा के अनुसार भाव को मैंने अपने साथ जोड़ा था। और कल चूंकि राजस्थान में एक डेवलपमेंट हुआ था, बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, तो उस पर फोकस किया था। हम लोगों ने कांग्रेस की राजनीति पर फोकस किया था। और कल वार्तालाप के दौरान ही भाव ने इस पर भी सहमति दे दी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज फिर से भाव मेरे साथ जुड़े हैं। भाव, मेरे चैनल पर और खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। भाव, हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। हम्म, 7 साढ़े 7 महीने पीछे हम्म, ये चमत्कार हुआ कैसे था कि जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही, आइडियोलॉजी के स्तर पर भी तीनों पार्टियों का आपस में, हालांकि एनसीपी का और कांग्रेस का तो आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एनसीपी का तो जन्म ही कांग्रेस के गर्भ से हुआ था, लेकिन हम्म, शिवसेना का तो कोई वैचारिक या सैद्धांतिक या किसी भी तरह का कोई तालमेल इन दोनों दलों से नहीं था। बाला साहब के समय से ही हम्म। शिवसेना इनके खिलाफ लड़ती रही, इनके खिलाफ स्टैंड लेती रही। तो ये चमत्कार हुआ कैसे था कि तीन बेमेल दल एक साथ आ गए, और जो कभी नहीं हुआ, यानी बाला साहब के परिवार से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, संवैधानिक पद पर नहीं आया, और वो काम भी हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हम समझने की कोशिश करते हैं? मैं हमेशा एक बात ऐसे समझ लेता हूँ कि कोई भी हमारे घर में दो बिल्लियां है, मैं उनका भी बर्ताव समझने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा आवाज क्यों निकालता है। बच्चा है छोटा, तो बच्चा भी जब कुछ बर्ताव करता है तो हमको कुछ समझाना सिखाना चाहता है। क्या हम उसको उसको समझने की कोशिश करते हैं? उसी ढंग से जो राजनीति चलती है हमारे देश में, तो नेता जो है, हम पत्रकार ऐसे समझते कि हमको सब कुछ मालूम है, और जो हम्म। खिलाड़ी है उसको ही कुछ नहीं समझ रहा है। आप अब बिल्कुल क्रिकेट में भी देखिए कि जो कमेंट्री करते हैं उनको सब क्रिकेट मालूम है। सचिन तेंदुलकर, धोनी या विराट कोहली, उनको ही क्रिकेट नहीं समझता, इस ढंग से बातें करते। तो जी। पत्रकारों की भी बात कुछ ऐसी है। राजनीति जो चलती है हमारे यहाँ, हिंदी फिल्म जो है ये हमारी जी। जिंदगी का एक हिस्सा है। जी। तो बहुत पुरानी फिल्म की एक गीत मुझे याद आता है। वो अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। जी। जो ये जो वो कवि, जो गीतकार जो हमको समझाना चाहते हैं, क्या हम समझते हैं? ये गाना सुनकर हम छोड़ देते, तो बोलते हैं, अजीब हम्म। दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये हम्म। मंजिलें है कौन सी, न तुम समझ सके न हम। तो हम्म। जो राजनेता है और पत्रकार है, वो दोनों की यही हालत है, जी। ना वो समझ सके ना हम। तो शिवसेना ने ऐसा क्यों किया? सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? तो हम अपनी अपनी ढंग से वो समझने की कोशिश करते, लेकिन हमें हम्म। समझता है ऐसा नहीं है। तो समझना अगर जरूरी है तो उनके माइंड सेट में जाना जरूरी है, उनके मन में जी। क्या चल रहा हम्म। है। उस समय महाराष्ट्र में जो हो रहा था, वो अगर आप जी। देखें तो किसी भी ढंग से उद्धव ठाकरे और शिवसेना, इनको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी, वो किसी जी। भी ढंग से। जी। जी। तो अब किसी भी ढंग से इसका मतलब विचारधारा वगैरह जो चीज है वो पीछे पड़ जाती है। बस हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी भी ढंग से बनाओ। हम्म। हम्म। तो इसलिए वो बन गया। दूसरी जी। बात ये थी कि जो पवार साहब है, हम्म। उनका उनको बीजेपी के साथ जाने में तकलीफ नहीं थी, जी। उनको चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के बारे में तकलीफ थी। अगर जी। जी। बीजेपी फडणवीस को बदल देती हम्म। तो बीजेपी और राष्ट्रवादी ने, एनसीपी, उनका गठबंधन हो जाता। लेकिन हम्म। किसी भी तौर पर पवार साहब को फडणवीस नहीं चाहिए थे।
और ओके। इस ढंग से किसी ने सोचा नहीं, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म। फडणवीस क्यों नहीं चाहिए? दूसरा जी। कोई भी बीजेपी का चलता था, लेकिन फडणवीस नहीं चाहिए, क्योंकि फडणवीस ये अगले कुछ साल के लिए पवार बनेंगे, और पवार को दूसरा पवार नहीं चाहिए। ओके। इसलिए पवार शिवसेना के साथ आ गए। शिवसेना को चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी, उनको वो मिल गई, और कांग्रेस को, कांग्रेस वाले जो थे वो बहुत देर तक अपोजिशन में नहीं बैठ सकते, तो इस हम्म। ढंग से वो गठबंधन हो गया। जी। लेकिन और इसके लिए कॉमन एजेंडा दिखाया गया कि हमको बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाना है। तो ये तो और दोनों का हो सकता है, वो शिवसेना का तो एजेंडा था नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हम्म। उनके साथ चुनाव लड़ा था। इसलिए जी। मैं बोलता हूँ कि अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अभी शुरू हुई हम बोलते हैं, खत्म कहाँ हुई है, ऐसी बात एक एक परसेप्शन ये भी है कि शरद पवार ब्राह्मण विरोधी हैं, है। और देवेंद्र फडणवीस से शायद इसलिए भी एक फैक्टर है कि हम्म। उनसे चिढ़ है। नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण, ये फैक्टर जो है महाराष्ट्र में बहुत पुराना है, अभी नया नहीं है। जी। मनोहर जोशी जब थे उस वक्त तकलीफ नहीं थी, वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन ये तो शिवसेना में सबसे बड़े पवार के दोस्त वही थे। ने मराठी पत्रकारों में मानो कहावत बन गई थी जी। कि मनमोहन देसाई की फिल्म जो होती थी उसमें बचपन में दो भाई बिछड़ जाते, तो एक शिवसेना में पहुंच गया, एक कांग्रेस में पहुंच गया। तो जी। पवार और जोशी के बारे में वही बोला जाता था। तो जोशी भी ब्राह्मण थे, उनके बारे में तकलीफ नहीं थी। तकलीफ फडणवीस के बारे में इसलिए थी कि फडणवीस जो है वो बिल्कुल पवार जैसी राजनीति करते। जी। जी। और जो आपको मालूम है कि पवार को दूसरा पवार तो मंजूर नहीं होगा। जब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी ने किया था, तब भी पवार के कुछ बयान आए थे, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इनका एक बयान ये भी आया था कि ये तो चला नहीं पाएंगे या असफल हो जाएंगे, 6 महीने भी नहीं पकड़ेंगे, कुछ इस तरह की इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में ये माना जाता है, यहाँ नेशनल मीडिया में भी ये माना जाता है दिल्ली में, कि वो एक सफल और कुशाग्र मुख्यमंत्री साबित हुए, और एक लंबे रेस के घोड़े भी साबित होंगे। ये फौरी तौर पर इस समय 3 दलों की सरकार है। तो अभी अगर फडणवीस ने 5 साल तक सरकार चलाई, और शायद उनसे पहले कोई एक ही मुख्यमंत्री हुए हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था, बाकी के लिए शायद वो अवसर नहीं आया। तो पवार के चिढ़ने की या पवार के उनसे डहा रखने की कोई ये भी वजह है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो पूरी नहीं हो पाई? नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आपको कि पवार पवार का जो ऑब्जेक्शन है वो ब्राह्मण या फडणवीस या पर्सन से नहीं है, जी। उसकी राजनीति से। पवार बहुत साल से, आपने अभी लंबी रेस का घोड़ा बोला, तो पवार लंबी रेस के घोड़े हैं। हम्म। तो वो जिस ढंग से राजनीति करते आए और टिक गए हैं, पार्टी कोई भी बड़ी हो छोटी हो कोई बात नहीं, पवार तो रहेंगे। हम्म। तो इसी ढंग से जाने वाला ये दूसरा घोड़ा नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम है। ब्राह्मण हम्म। वो दिखाने के लिए पवार भी बोलते हैं, कभी कभी उनके शब्द जो होते हैं हमको लगेगा कि ये ब्राह्मण विरोधी है, तो वैसा जी। नहीं है। जी। अभी आप देखिए कि मनोहर जोशी का तो नाम आपको मैंने बता दिया। जी। पवार की खुद की पार्टी में उनके बड़े अच्छे दोस्त ब्राह्मण हैं। जी। जब उन्होंने 2014 में बिन मांगा सपोर्ट दिया था, जब चुनाव के रिजल्ट पूरे नहीं हुए थे, हम्म। उसी वक्त उसी वक्त उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया था। तो अब वो जी। बोलते, जी। उस समय उन्होंने कहा था कि मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र को परवड़ने वाले नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन उनका हम्म। जो यानी गेम था, चाल थी, वो ये थी कि बीजेपी और शिवसेना में जो टूट पड़ी है वो और बड़ी हो।
अब वो मानते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने क्या बोला था कि नहीं, अगर ऐसे ही त्रिशंकु रहता है तो फिर मिड टर्म पोल आ जाएगा, महाराष्ट्र को उसका खर्चा पर बनने वाला नहीं, वगैरह वगैरह। आज वो बोलते हैं कि वो हमारा गेम था। लेकिन यही बात पवार के बारे में हमको समझना चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसका मतलब वो 5 साल बाद बताते हैं। तो उस समय बीजेपी नहीं समझ पाई और उसको अपना प्यादा बनाकर शिवसेना का इंसल्ट किया बीजेपी ने, पवार ने। और आज वही पवार परसों इंटरव्यू में बोलते हैं कि शिवसेना को अलग रखने के लिए हमने गेम खेला था। तो ये आज बोल रहे हैं, उस समय नहीं बोले थे। तो आज जो पवार बोल रहे हैं, जो सामना जो इनका मुखपत्र है शिवसेना का, उसके लिए उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, बड़ा लंबा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। उसका मायने जो है वो हमको वो 5 साल में बोलेंगे। शायद मैं आज पवार क्या कहना चाहते बोलूंगा ना, वही सच पवार बाद में बोलेंगे। आपको एक बात और बोलूं, जी, खुद पवार ने एक मान ली है कि जब 92 में बम धमाके हुए थे मुंबई में, जी, तो पवार चीफ मिनिस्टर बनने के 6 दिन के बाद वो हुए थे। उसी शाम पवार साहब दूरदर्शन पर आ गए और उन्होंने एक बात बताई थी जी, कि मुंबई में 12 बम फटे थे। व्यवहार में तो असल में सिर्फ 11 बम फटे थे। ओके। और सबके सब बिगर मुस्लिम एरिया में फटे थे। तो लोगों को ऐसा ना लगे कि मुस्लिमों का कुछ हुआ है, जी, इसलिए इन्होंने मस्जिद बंदर, जहां मुस्लिम बस्ती ज्यादा है, तो वहां भी बम फटा, ऐसा झूठ बोला था दूरदर्शन पे का। ओके। अच्छा, कोई कोई उसको चैलेंज नहीं दिया गया, चल गया। उसके बाद लगभग 15-16 साल के बाद शेखर गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए पवार ने बोला वो मैंने झूठ बोला था। ओहो। वो पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने झूठ बोला था। तो पवार हमेशा झूठ बोलते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में बोलते हैं। तो आज अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमको मानना चाहिए वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का क्या था वो 4-5 साल बाद में होता है। भाव, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, जब शिवसेना आंखें दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी को और बार्गेनिंग चल रही थी कि चीफ मिनिस्टरशिप हमें चाहिए, क्योंकि हमने बाला साहब को एक वचन दिया था कि किसी शिव सैनिक को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब प्रेस ने इनसे पूछा, पवार से, तो इन्होंने बड़े अनमने ढंग से चलते चलते कहा कि जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला है, उनसे पूछिए, वो सरकार बनाए, उनकी जिम्मेदारी है। हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। लेकिन उसके बाद 10 दिन के भीतर ही कांग्रेस हाईकमान के लोग भी मुंबई जा पहुंचे, होटल में बैठ के भी शुरू हो गई, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने की भी कवायद शुरू हो गई, और उसके बाद सरकार भी बन गई, भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो नजदीकी लोग हैं, अगर पवार साहब फोन पर बोले मैं दिल्ली से अभी मुंबई आ रहा हूं, तो उनके करीबी लोग समझ जाते हैं कि मुंबई से दिल्ली जा रहे ये इनकी पहचान है। जो बोलते हैं 180 डिग्री आपको उल्टा करके देखना पड़ता है। अभी भी देखो, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो बोलते हैं कि भाजपा के साथ शिवसेना जाने में शिवसेना का हित नहीं है। मेरी एक समझ में नहीं आता है, 50 साल से एक आदमी राजनीति में है जी, वो अपनी पहचान बनाए, अपनी पार्टी बनाए, अपना संगठन बनाए, दूसरे पार्टी के हित के लिए क्यों काम करता है? ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन वो बता रहे, और शिवसेना का जो मुखपत्र है उसके संपादक सुन रहे कि शिवसेना, अभी एक बात ऐसी है कि उनके बोलने का मतलब क्या था। वो बोल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे को शिवसेना का हित मालूम ही नहीं था, पवार को मालूम था कि भाजपा के साथ जाने में शिवसेना का हित नहीं है। फिर बाला साहब ठाकरे क्यों जाते रहे बीजेपी के साथ इतने सालों से, पूरी जिंदगी? बिल्कुल। तो फिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है
कि पवार साहब दूसरी पार्टियों का हित क्यों दिख रहे हैं, अपना अपनी खुद की पार्टी की भविष्य या हित क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये देखने का उनको मतलब ही नहीं है। उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी है, उसको मजाक करनी है। इस ढंग से वो कॉलेज में हम देखते हैं ना, एक लड़का होशियार तो रहता है लेकिन जी। मजाक करते करते जिंदगी निकल जाती है। इसी ढंग से पवार साहब की राजनीति हुई है। अच्छा, ये हास्यास्पद नहीं है कि ये इंटरव्यू में कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इसलिए सबक सिखा दिया क्योंकि ये अहंकार के बोल बोल रहे थे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि मैं दोबारा से आऊंगा। जिस भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि उनको महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें लेकर के आती है। पवार साहब की खुद की पार्टी 54 सीटों पर सिमटती है, कांग्रेस केवल 44 पर सिमटती है और शिवसेना 56 पर शायद सिमटती है। तो सबक किसको सिखाया जनता ने, और ये कह क्या रहे हैं? तो ये कहने और समझने का मतलब जरूरी है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं। जी। ये जो चुनाव के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद पूरी महाराष्ट्र की मराठी मीडिया में हो या यहाँ के मुंबई के मीडिया में हो, कुछ तौर पर दिल्ली के और नेशनल मीडिया में भी हो, पवार ने क्या करके दिखाया। बारिश में भीगे और सब जो लहर थी वो तहस महस कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सुन रहा था। बात ये थी कि रिजल्ट लग हो गए, उसके बाद उसी समय दूसरे दिन मेरा एक व्याख्यान था कोल्हापुर में, तो मुझे जाना जी। था। सांगली जी। में तो मुझे जाना था, मैं कुछ कर नहीं पाया, बोल नहीं लिख नहीं पाया। तो वो करके मैं पूना पहुंच गया रात को, दूसरे दिन बहुत जी। लेट पहुंच गया, सो गया। दूसरे दिन दोपहर को मैं उठा, चाय वाय पी ली, खा लिया थोड़ा, और बाद में मैंने लिखा, एक आर्टिकल लिखा ब्लॉग पर। वो था कि 40 साल से एक ही क्लास में, 40 साल से एक ही क्लास में, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। तो 40 साल एक ही क्लास में का मतलब क्या है? 78 में पवार ने कांग्रेस छोड़ी और जनता जी। पार्टी के साथ मिलकर एक पुलो गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद इंदिरा जी ने 9 विधानसभाएं बर्खास्त कर दी और 80 में जो चुनाव आया तब कांग्रेस में बाहर होकर पवार साहब ने पहला चुनाव लड़ा था अपनी बलबूते पर अपनी पार्टी को। जी। तो उसमें उनको मिली हुई थी 54 सीटें। ओके। अभी आज यानी आखिरी जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 80 के बाद 39 साल के बाद हुआ, यानी 40 साल हो गए। जी। जी। कितनी जी। जगह मिली? 54। हाँ, वो उतनी ही मिली। इसका मतलब ये है कि बाकी के हमारे जो बच्चे हो आंगनवाड़ी में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल में जाते हैं, बोर्ड की एग्जाम पास करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ बच्चे उसमें से निकलकर फॉरेन चले जाते हैं, जी। लेकिन जी। जी। हमारा बच्चा वही का वही बैठा है। वो वही का वही बैठा है, 54, एक 54 बोल रहा है। हाँ। वो 60-70 नहीं बोल रहा है, 100 तो नहीं बोल रहा है। वो वही बैठा और एक ही गिनती कर रहा है, और हम बोलते हैं देखो कितना बढ़िया है। औरों के बच्चे कहाँ चले गए, छोटे हाँ। छोटे थे, और हमारा उसी क्लास में बैठा है। तो यह आर्टिकल लिखने के बाद हमारे सब मराठी चैनल वगैरह जो पवार साहब एंग्री ओल्ड मैन बोलते थे, चुप चुप हो गए। जी। क्योंकि ये एक ही क्लास में बैठा, ये तो हमको दिखाई देता है, हम देखना नहीं चाहते। तो जो ये जो बोल रहे हैं कि हमको मिला है, तो ये बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। अब ये टूटेगा इंटरव्यू तो बोलेंगे गलती हो गई। इंटरव्यू में इन्होंने एक और मजेदार बात कही है, और कुछ ज्यादा ही मजेदार है, कि देश को आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की जरूरत है, उनके जैसे नेतृत्व की जरूरत है। यह कांग्रेस को खुश करने की कोशिश है। मनमोहन सिंह को खुश करके तो इनको मिलेगा क्या? या कुछ और ही इनके दिमाग में था जब इन्होंने ये सेंटेंस कहा? नहीं नहीं, नाम मनमोहन सिंह का लिया है। उनका मानना है कि मेरे जैसा अनुभवी है तो
मोदी मेरे से क्यों नहीं बातचीत करते? हम्म। हमारे मराठी में एक कहावत है, लेकी बोले सुने लगे। जो बच्ची, शादीशुदा बच्ची घर में आती है, तो सास जो है, उसकी माँ जो है, वो तो बहू की सास है, तो जी। बोलती है बेटी के लिए, लेकिन उसका मतलब होता है बहू से। तो वो हम्म। बोल रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में, हम्म लेकिन उनका जो निशाना है वो खुद पर है कि हम्म। मेरे से सलाह मसलत क्यों नहीं करते। जी मैं जी जी। अनुभवी हूँ, मैं क्या करूंगा हाँ। बताओ, करना है बताऊंगा। तो वो बोल रहे, तो मनमोहन सिंह का नाम नहीं ले रहे, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, उनको साथ ले लो, तो मुझे साथ ले हम्म। लो, ये तो नहीं बोल सकते, इसके 10-12 नाम ले रहे हैं। जी जी लेकिन जी इनको जी। एक मालूम नहीं कि कहां से कहां मोदी पहुंच गए, कि वो हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल। पावर सीखना नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है उनका। यानी हम्म। मैं उनके पॉलिटिकल 50 साल के यानी मेरा जर्नलिज्म और पावर का राजनीति, पावर की राजनीति एक साथ शुरू हो गई मानो। जी जी वो जी। 68 में पहले बार चुन कर आए, मैं 69 में पत्रकार हुआ। हम्म। तो मैं उनके पॉलिटिक्स के बारे में, मेरा असेसमेंट ऐसा है कि एक स्कॉलर लड़का है, हम्म अच्छा है, उसकी हम्म बुद्धि अच्छी है, हम्म। वो अगर मेहनत करे तो मेरिट में आ सकता है। जी। लेकिन वो हट पकड़ कर बैठा है कि मेरिट में तो आऊंगा, लेकिन कॉपी करके आऊंगा, और हर बार पकड़ा जाता है। उसका नाम शरद हम्म। पवार अच्छा भाऊ, विधानसभा चुनाव में जनादेश तो था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए। शरद पवार ने और कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, इनको मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। लॉन्ग वे में शिवसेना को, ठाकरे परिवार को कितना बड़ा नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कारण मैं बता दूं, हम्म। आपको शायद ही मालूम होगा, आप दूर बैठे। मैं शिवसेना बचपन से देखता आया, जी शुरू हुई तब से देखता आया। जितनी उद्धव ठाकरे ने नहीं या संजय राउत ने नहीं देखी, वो मैंने देखी है। जी जी। यानी बाला साहब एक एक गली में जाकर भाषण देते थे, वो हमने देखा है शुरू के समय में। हम्म। जब दुनिया को डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द भी मालूम नहीं था, हम्म। तब से शिवसेना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहचानी जाती है। हम्म। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर दी थी। जी जी जी। छोटी छोटी बहुत सारी बातें, यानी हम्म ऐसा माना जाता था कि गांव में एक आदमी है जो मुंबई में कुछ दिन रहा है, गांव गया के बसा है, कहीं दूर जाके बसा है, अगर उसका कोई भाई, छोटा भाई, बेटा मुंबई में आ रहा है, तो उसको बताता था कि अगर जी। कहीं गुम जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो या तो पुलिस थाने जाना, नहीं तो शिवसेना की शाखा में जाना, उनको संभाल लेंगे। हम्म। ये शिवसेना की पहचान थी। और बिल्कुल। उसी मुंबई में अगर आज एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग यहां वहां भाग रहे हैं, हम्म। तो शिवसेना रही कहां? सत्ता में है, जी। लेकिन जो इनकी जमीन है, वहां तो शिवसेना है ही नहीं, है ही नहीं। बहुत सही सारे कह रहे पुराने, मेरा जो 2-3 वीडियो मैंने बनाए थे उस पर, कि हैं। शिवसेना क्या थी, आज के लोगों को पता होना चाहिए। पता होना हम्म। चाहिए कि तुम्हारा छोटा भी काम हो तो आप शिवसेना के शाखा में जा सकते थे। आपका राशन कार्ड नहीं है, हम्म। तो वो जो शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना जो थी, शाखा में थी। एक अजीब बात बता दूं, ये पहली जी। पार्टी थी कि जो शुरू होने के 10 साल बाद उसका कोई मुख्यालय बना। नहीं तो मुख्यालय था ही नहीं, शाखाएं थी। हर गली ओ। में, हर मोहल्ले में शिवसेना की हम्म, शाखा थी, लेकिन शिवसेना का हेडक्वार्टर कहीं नहीं था। बताइए। तो ये लोगों में थी। आज वो और बाला साहब की वही तो ताकत थी कि उनकी हम्म। शिवसेना ये शाखा में, गली मोहल्ले में थी। आज की हम्म। शिवसेना शाखा एमएलए पर है, उनके पास 90 तक, यानी 25 साल तक, 24 साल तक शिवसेना का एक आध दूसरा एमएलए होता था। हम्म। फिर शिवसेना क्यों चल रही थी? क्योंकि वो लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट थी। जी जी। अगर आज वो शिवसेना नहीं बची है, तो वो चीफ मिनिस्टर होने से क्या मतलब होता है? आज उनका ही
परिवहन मंत्री है, और जब शिवसेना का कोई मंत्री एमएलए भी नहीं था, उस वक्त कोकण में या गांव में जाने वाले लोग थे, उनके लिए 3-3 हजार बसें शिवसेना की शाखा से छोड़ी जाती थी। और आज आप माइग्रेंट वर्कर्स की हालत देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो शिवसेना अगर नहीं रही तो उसका वोटर कट जाता है। 28 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे इनकी सरकार को। इस सरकार को आप कितने अंक देंगे 10 में से? पवार साहब ने तो उनको रिटर्न एग्जाम पास कर दिया है। आपने इंटरव्यू पढ़ा देखा होगा, तो उसमें पवार साहब बोलते हैं कि एग्जाम 2 तरीके से होती है, एक रिटर्न होती है और प्रैक्टिकल होती है। तो रिटर्न में तो पास हो गए, प्रैक्टिकल बची है। अब मुझे एक समझ में नहीं आया कि 2 महीने से रिटर्न एग्जाम लेनी है या नहीं, इस पर चर्चा देश में चल रही है। तो ये कौन सी रिटर्न एग्जाम है जिसमें उद्धव ठाकरे पास हो गए, ये भी पवार साहब ने बताना चाहिए था। हाँ, दूसरी बात है, और ये बोलते प्रैक्टिकल बाकी है, तो 4 महीने से कोरोना में प्रैक्टिकल ही तो चालू है, उसके बारे में तो वो बताते नहीं। तो इसमें मैं क्या अंक दूंगा और क्या नंबर दूंगा, वो खुद सोचे। जिस ढंग से वो बार बार बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल है, उससे ही आपको पता चलता है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सही बात है। वैसे तो इनके मतभेद सामने आ चुके हैं। बाला साहब थौराट, अशोक चौहान, मातोश्री जाकर के उलझी हुई जो मांझे के तार हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे के साथ बैठ करके। पर आपका क्या आकलन है? आपने तो बहुत सारी घटनाओं को इस प्रदेश की और मुंबई की अपनी आंखों से देखा है। आप बहुत पारखी निगाह रखते हैं। कब तक चलेगी ये सरकार? जब तक वो अपने आप गिरती नहीं तब तक चलेगी, क्योंकि भाजपा तो गिराएगी नहीं, ये सरकार नहीं भाजपा गिराएगी। क्योंकि जितने देर तक चलेगी उतने देर तक लोगों के मन में उनके खिलाफ हो जाएगा मत, उसका फायदा अल्टीमेटली भाजपा को मिलना है। अभी ये गिराकर अगर रहती है तो वो जिम्मेदारी बीजेपी की बनेगी कि भाई ये सब गड़बड़ हुई है, वो निभानी पड़ेगी। तो इन्होंने सब डुबाया, ये कैंपेन के लिए मुद्दा हो जाएगा ना। तो ये सरकार जब तक ये गिराते नहीं, अभी तो ये लाइबिलिटी हो गई है, तीनों पार्टियों को छानी है नहीं, लेकिन कोई गिरा नहीं रहा है, वो तो प्रॉब्लम है। जी जी। तो शायद 1-2 दिवाली तक चलेगी, ऐसा मुझे लगता है, दिवाली तक चलेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से यहाँ रोका गया और बेमेल विचारों की 3 पार्टियां मिलकर के सत्ता में आ गई, कब्जा कर लिया सत्ता पर, इसका फायदा आगे जब कभी भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या आप भी इस मत के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पर बड़ा फायदा मिलेगा। देखो, मैं एक बात मानता हूँ, 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था जी, तो वो हमने जीता नहीं था, वो परिणाम था। वेस्ट इंडीज हारा था, इसका परिणाम दिखाई दिया कि हम जीत गए, ऐसा माना गया, लेकिन हम जीते नहीं थे, वो हारे थे। ये जो सरकार चल रही है, तीनों पार्टियां, ये हारेगी, इसका परिणाम होकर भाजपा को बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। जी जी जी। और ये जो कोरोना हुआ है, और खास तौर से पूरे देश पे जब आप नजर दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई प्रदेश है तो महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई शहर है तो मुंबई है। तो इससे भी लोगों में एक ये भावना तो कहीं ना कहीं चली ही गई होगी कि भाई इनके बस का नहीं है, ये शासन प्रशासन नहीं संभाल पाए। और लोगों की भावना छोड़ दो, जिनको मैं पहचानता हूं, ऐसे बहुत सारे पुराने शिव सैनिक है, वो कितने नाराज है। आप अगर मराठी पढ़ते होगे तो वो सोशल मीडिया पर भी चिल्ला रहे। ईश्वलकर नाम का एक शिव सैनिक, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसकी पत्नी ने बड़ा एक पोस्ट लिखा है, वो घूम रहा है। अगर ये शिवसेना जो शिव सैनिक है उसकी ये हालत है, तो आम लोगों की हालत आप क्या बताएं, क्या बताएं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोग उस ढंग से रिएक्ट करेंगे, उस ढंग से रिएक्ट करेंगे। हम्म। भाऊ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने फिर से समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। महाराष्ट्र की जो सियासत है, खासतौर से शरद पवार का जो इंटरव्यू आया सामना में, ये अपने आप में अजूबा है कि शरद पवार का इंटरव्यू सामना में छप रहा है और हाँ बहुत बिल्कुल। विस्तार से छप रहा है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर कभी सुना नहीं गया कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का इंटरव्यू इस तरीके से सामना में प्रकाशित हुआ हो। तो बहुत विशद व्याख्या आपने की है, मैं बहुत आपका आभारी हूं। और नमस्कार। आगे भी जब आपकी परमिशन होगी तो हम जुड़ेंगे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।